सुहेल से स्टार्ट करते हैं और क्या डिटरमिनेंट चैप्टर बिना किसी देरी के। तो भाई ये इंपॉर्टेंट सारे क्या टॉपिक्स हैं, क्या है माइनस को फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन सा भैया? ये वाला। अच्छा, और देखें और इंपॉर्टेंट क्या है, क्रेमर्स रूल है ये वाला। और एक लास्ट है हैमिल्टन थ्योरम, इंपॉर्टेंट है। कर सकते हैं? ठीक है भैया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, पहला क्या है, माइनर एन को फैक्टर। तो माइनर एन को फैक्टर क्या होता है? माइनर एन को फैक्टर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अगर भाई साहब इतना कर दिए ना, मैं लिख के देता हूँ जे में सब फोड़ के आगे, सिर्फ इस चैप्टर का। ठीक है, देखिए माइनर ऑफ को फैक्टर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मान लो कि कोई भी मेरा डिटरमिनेंट है, ठीक है, 1 1 1 2 A13, ठीक है। मेरा वैसे ही A21 A22 A23, वैसे ही A31 A32 A33 मेरा एक डिटरमिनेंट है। अगर मेरे को बोले इसका माइनर निकालो, किसका बोले? अगर मेरे को माइनर बोले कि भैया मेरे को माइनर नहीं बता के दिखा, किसका किसका A11 का, तो मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। जैसे सेम सॉल्व करते हैं ना, ऐसा ये और ये बंद करो, इसका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, A33 मल्टीप्लाई A22 माइनस ऑफ A32 मल्टीप्लाई ऑफ A23, ये इसका क्या आएगा? माइनर आएगा। किसका? A11 का माइनर आएगा। वैसे ही अगर बोलूँ मैं इसका बता के दिखा भैया A22 का, तो अगर A22 का बोलूँ माइनर बता, तो मैं करूँगा कुछ नहीं, ये और ये बंद कर दो। अब जो जो दिख रहा है ना, आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। A33 मल्टीप्लाई A11 माइनस ऑफ A31 मल्टीप्लाई 1 3, ये क्या आएगा? माइनर आएगा। किसका आएगा? A22 का माइनर आएगा। ऐसे निकालते हैं क्या? माइनर। वैसे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? फिर कोफैक्टर क्या होता है ना, कुछ भी नहीं होता। कोफैक्टर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। हाँ, फॉर्मूला बोल सकते हो क्या, -1 के पावर में I प्लस जे, ठीक है। एम क्या होगा? माइनर होगा। आई मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा? जे हो रहा होगा। ठीक है भैया। अच्छा, आई जे है क्या? मेरे ख्याल से क्या इसी को बोलते हैं आई जे। अच्छा, आई मतलब रो, आई मतलब क्या? रो। ये क्या होता है? कॉलम होता है ना। तो भैया सबको पता नहीं, मतलब कोई बात नहीं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। वही अगर आपका वर्टिकल हो तो क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। आता है, बिल्कुल आता है। वैसे अगर मैं कोफैक्टर बोले, किसका कोफैक्टर बोले, मान लो मेरे को A31, इसका मेरे को बोले कोफैक्टर बता, तो क्या करूँ? कुछ नहीं, -1 पावर में I प्लस जे, 1 और 3 है, तो जोड़ दो, कितना आएगा? 4 हो जाएगा। M ऑफ I और J मल्टीप्लाई, मतलब क्या, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 3 आएगा। तो भैया ऐसे क्या कोफैक्टर निकालते हैं। समझ आ गया क्या? बहुत सही। आगे देखें, अगर ये समझ आ गया, अब आगे जंप करते हैं क्या, प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, बिना किसी देरी के। देखो बहुत आसान है यार, बहुत आसान। इतना कर लिए ना भाई साहब, तो मैं लिख के देता हूँ। स्टेटमेंट के चैप्टर तो फोड़ के ही आओगे। देखो, अगर अगर प्रॉपर्टीज, किसके प्रॉपर्टीज? डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया। अब प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, देखो पहला ये कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसका ट्रेस है ना, कोई भी अगर डिटरमिनेंट है उसका अगर ट्रेस लूं, ठीक है, तो तो क्या मिलेगा मेरे को? ए ही मिलेगा। हमेशा याद रखना। अगर ए का ट्रेस कैसे निकालते हैं पता नहीं, कोई बात नहीं। मेरा मान लो ए दिया, ठीक है, क्या दिया? 1 2 3 4 दिया। अगर मेरे को ए का ट्रेस निकालने को बोला है, ट्रांसपोज बोल दो, सॉरी ट्रांसपोज बोल दो, तो मैं करूंगा 1 2 3 4। ये मेरा क्या होगा? ए का क्या होगा? ट्रांसपोज को। क्या ध्यान से देख रहे हो? क्या रो को मैंने कॉलम बना दिया? बिल्कुल बना दिया। देखो ये रो है, ये कॉलम बन गया, बाकी ये रो क्या हो गया? कॉलम बन गया। तो ऐसे क्या निकालते? ट्रेस निकालते हैं। वैसे ही अगर बात में आई हो तो आई का ट्रेस निकालना हो, तो अगर आई का ट्रेस निकालना, अच्छा आई होता है क्या? फिर आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट बोल दो। ठीक है, ये क्या होगा? हमेशा 1 हो रहा होगा। पहला पॉइंट ये आता है, बिल्कुल आता है। अगर दूसरा पॉइंट बोलूं तो दूसरे वर्डिस क्या बोल, दूसरे वर्डिस ये बोलता है कि अगर 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 कोई भी दो रो या कॉलम आपस में अगर उसको इंटरचेंज कर दो ना, किसी दो रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो भैया उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ, इफ एनी टू रो, इफ एनी छोड़ो, रो बोलते हैं, इफ टू रो या कॉलम
इफ टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, अगर आपस में क्या करूं मैं, इंटरचेंज करूं, इंटरचेंज इन डिटर्मिनेंट, then sign will change, क्या होगा, चेंज होगा। मतलब क्या बोलना चाहिए, ये बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो ए बी सी दे रखा है, डी ई एफ दे रखा है, जी एच आई दे रखा है। अगर ये मेरे डिटरमिनेंट दे रखा है, अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूँ ना, मतलब ये मेरा R1 है, ये मेरा क्या है R2 है, R2 को ऊपर R1 को नीचे ले आओ ना, तो भाई साहब इसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको R2 है, रो 2 इसको ऊपर ले आओ, डी ई एफ वैसे क्या मिलेगा, ए बी सी, और बाकी जो मेरे को मिला जी एच आई, साइन क्या आएगा, माइनस का। यही बोलना चाह रहा हूँ। अगर रो या कॉलम को, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 है, इसको इधर ला, इसको इधर ले आओ, तो भाई साहब साइन ये क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। आ गया क्या, बहुत सही आ गया, अच्छी बात है। आगे देखते हैं, पहला समझ आ गया, ठीक है भैया। अब ये दूसरा भी आगे होगा मेरे ख्याल से, मिटा देता हूँ। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वही बता रहे हैं, हमेशा की तरह सबको पता है, मुझको ही पता है। क्या पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है भैया। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा ये बोलता है कि इफ एनी टू रो या कॉलम, अगर कोई भी दो रो, ठीक है, कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम हो ना, इफ एनी टू रो या कॉलम आर सेम या आइडेंटिकल बोल दो, ठीक है, अगर सेम हो ना, देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 0। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे मेरे को ए बी सी दिया है ये, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो रहा होगा, 0 मेरे को मिल रहा होगा। यही बोलना चाह रहा था। अगर ये भी समझ आ गए, एक और पॉइंट देख लेते हैं। ये आसान प्रॉपर्टी हैं, ये सब याद होने चाहिए। ये याद इसलिए होना चाहिए कि जब बाद में सॉल्व करोगे ना, ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज होंगे, ऐसे में आराम सॉल्व कर सकते हो भैया, ठीक है। अब चौथा क्या है, चौथा क्या बोलता है कि अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लाई इंडिटरमिनेंट, ठीक है, अगर स्केलर मल्टीप्लाई करें क्या में, डिटर्मिनेंट में, इन एनी रो और कॉलम, इन एनी रो और कॉलम, इन एनी रो या फिर कॉलम, तो भैया ये हाँ रो या कॉलम दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। रो या कॉलम मतलब क्या बोलना चाहते हैं, मेरे को डिटरमिनेंट है, डी दे रखा है, मेरे को दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दे रखा है। तो अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, स्केलर मान लो के मान लो, ठीक है, के मान लो, तो भैया मैं इन सबसे के से मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर दो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी ये प्रॉपर्टी बोलना चाह रहे हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, के ऑफ ए, के ऑफ बी, के ऑफ सी, बाकी जो सी दिया उसको सी निकाल दो, डी ई एफ जी एच आई, ये बोलना चाह रहा हूँ। या फिर ये तो रो के लिए हो गया, मैं क्या यहाँ पे कॉलम का भी जिक्र किया है, ये कॉलम का जिक्र किया, हाँ कॉलम का जिक्र किया, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ, के ऑफ ए, के ऑफ बी, के ऑफ जी, वैसी बी ई एच, वैसी ही सी एफ आई। ये दोनों बड़ी बात है, या तो एक रो में कर दो या एक कॉलम में कर दो। ये क्या है, चौथा प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक, ये भी समझ आ गया। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर कोई भी मेरा डिटरमिनेंट है ना, मान लो तो उसको के से मल्टीप्लाई करें, कोई भी अगर मेरा डिटरमिनेंट है उसको के से अगर मल्टीप्लाई कर दो ना, के से मतलब कोई स्केलर से, तो भैया वो के का पावर n टाइम्स हो जाएगा और डिटरमिनेंट ए हो जाएगा। वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, वहां पे जो n है ना वो क्या है, ऑर्डर होगा। ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबको पता नहीं पता तो कोई बात नहीं, देख लो। मतलब मेरे कोई ए है, ठीक है, मान लो मेरे को मान लो ए बी सी डी दिया है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ये क्या होता है, रो के लिए होता है, ये क्या होता है, कॉलम के लिए होता है, बिल्कुल होता है। 2 क्रॉस 2 क्या है, देखो ए हो गया। अगर उसको मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये बोलना चाहता है के ए,
ये बोलना चाहता है कि भैया ये इसको के ऑफ ए, के ऑफ बी, के ऑफ सी, वैसी के ऑफ डी। वो बोलता है कि के के पावर में एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए है। मतलब अगर देखो इसमें से मैं इस रो से एक के कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? एक के कॉमन निकाल दिया। क्या इस रो से भी एक के कॉमन निकाल सकता हूँ? तो बोला क्या के स्क्वायर रहेगा, के गुणा के स्क्वायर। अब बचा क्या ए बी सी डी बचा। तो भाई साहब हो गया बस। क्या मेरे को यही पता करना था, उस फॉर्म में सभी करेगा कि एन और डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहाँ पे ये दो उसका क्या है ऑर्डर है। कि मेरे को यही पता करना था। देखो यही इसका क्या बोलता है, प्रॉपर्टी बोलता है। अगर ये भी समझ आ गया, पांचवा समझ आ गया, तो एक छठवा क्या है? छठवा ये है, छठवा उसको मिटा दिया, सॉरी कोई बात नहीं, नोट कर लिएगा। तो छठा प्रॉपर्टी ये बोलता है ना, ये बोलता है कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है ना, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, वो ऑड ऑर्डर का है। कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर है, सॉरी डिटरमिनेंट है, उसका ऑर्डर क्या है? ऑड है। तो हमेशा उसका वैल्यू क्या मिल रहा होगा? 0 मिल रहा होगा। ये बोलना चाहता है। द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अभी बताऊंगा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ आई स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑड ऑर्डर देन, अगर ऑड ऑर्डर है देन इट विल 0। क्या हो रहा होगा? 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक बोला मतलब उसका मतलब क्या है? क्या एक अगर मैं ट्रेस लूं तो भाई साहब मेरे को क्या माइनस ए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यही तो होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ भैया वही तो होता है। अच्छा प्लस और साथ में क्या होता है? ऑड ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑड ऑर्डर होना चाहिए। तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को 0 मिलेगा। आता है वैसे अगर देखें तो भैया इसको ए मान लो, 0 मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। यहाँ पे आएगा माइनस ए, इसको बोल दो 0, इसको बोल दो सी। वैसे यहाँ पे मान लो माइनस बी, यहाँ मान लो माइनस, यहाँ पे 0। अगर मैं इसका ये ऑर्डर कौन सा है? 3x3 का है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मतलब तीनों सेम होना चाहिए, रो कॉलम सेम, तब तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं ना। हाँ ये दोनों इससे डिटरमिनेंट में तो सेम है, 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लूँ ना भाई साहब, इसके एलॉन्ग तो पूरा 0 हो जाएगा। और इसके एलॉन्ग में लूँ ए से, ये माइनस ए दिख रहा है। अब इसका इससे गुणा होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी और सी बन रहा है। अब इसके लिए देखें प्लस बी देखें, प्लस बी, ये बंद कर दो, ए और सी ये तो 0 रहेगा। तो प्लस ऑफ ए ऑफ सी, तो भाई साहब ये कुल मिला के क्या मेरे को 0 ही मिल रहा है। तो ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर ये भी समझ आ गया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सातवां प्रॉपर्टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, अब ये सातवीं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या? सातवां इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या है? ठीक है देखें, अगर मेरे को जोड़ना हो, एडिंग ऑफ डिटरमिनेंट, अगर मेरे डिटरमिनेंट को क्या करना हो, जोड़ना हो, अगर मेरे को ऐड करना हो, मतलब क्या, मान लो मेरा A1 B1 C1 A2 B2 C2, वैसे ही मेरा A3 B3 C3 है। अगर मेरे को इसको ऐड करना है किसके साथ? X Y Z मान लो, बाकी नीचे का सेम मान लो, B2 C2, ऐसे ही A3 B3 C3। ये अगर आपस में इन दोनों को जोड़ूं तो मेरे को ये मिल रहा हो, क्या मिल रहा होगा? कुछ नहीं, इसको और इसको जोड़ दो जी, इसका R1 है और इसका R1 है, इसको जोड़ दो और बाकी सेम एज इट इज उतार दो नीचे का, R2 और R3। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बताता हूँ फिर क्यों कैसे। A1 प्लस एक्स, वैसी B1 प्लस वाई, वैसे C1 प्लस Z, बाकी जो दिया A2 B2 C2 सेम छाप दो यार, A3 B3 C3। भाई साहब यही ऐसे जोड़ा जाता है। हाँ हम जोड़ तब सकते हैं भाई साहब, जब इसके मिनिमम रो और कॉलम सेम हो, मिनिमम रो और कॉलम सेम हो और बोथ मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स के अगर सेम है
तभी मैं इसको जोड़ सकता हूँ, ये याद होना चाहिए, अदरवाइज नहीं जोड़ सकता हूँ। ठीक है, एक और होता है 8वां है, उसको इसी में बता देता हूँ, उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोल दो। इसमें क्या कुछ नहीं होगा, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं किसमें, इस फॉर्म में अगर एक्सपेंड कर दूं, इसको मैं इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दूं तो वो कहलाता है क्या, स्प्लिटिंग डिटरमिनेंट या फिर स्प्लिटिंग मेथड बोल सकते हो। ये होता है क्या, 7वां पॉइंट। अगर मैं 8वां की बात करूं, 8वां वो तो 8वां ये था, लेकिन चलो 8वां दूसरा देख लेते हैं। 8वां प्रॉपर्टी ये है, 8वां प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन में है ना, उसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ये बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर 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 मेरा a और b मेरा डिटरमिनेंट है, तो इसको मैं ना a और b दोनों ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। मतलब ये मेरा 1 2 3 4 दिया, ये मेरा a है, ये मेरा एक b दिया है। ठीक है, b मेरा मान लो दिया है 1 3 1 2 दिया। ठीक है, अगर मेरे को इसका a b निकालना है, a b, तो मेरे को पता है सेम जैसे मैट्रिक्स हम सॉल्व करते हैं ना, वैसे इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम। नहीं आता तो देख लो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका रो इसका कॉलम, इसका 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। अब इस 2 का 1 के साथ प्लस कितना आएगा, 2 आएगा पहले के लिए। अब नीचे वाले के लिए देखें, इसका इसके साथ कितना आएगा, 3 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 1 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, ये रहा। अब देखें इसके लिए 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे 2 2 कितना होगा, 4 आएगा। वैसे इसका इसके साथ करेंगे 9 आएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे, इसके साथ 2 का 4 के साथ कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको देखो तो ये 3, ये कितना होगा 7, ये कितना होगा 7, ये कितना हो रहा होगा 17 हो रहा होगा। भाई साहब मेरे ये क्या है, ये भी का डिटरमिनेंट है। ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर ये भी समझ आ गया बहुत सही। अब 9 सबसे इंपॉर्टेंट और मेन प्रॉपर्टी है, सबसे मेन। अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर वो 0 है तो उसको बोलता हूं मैं सिंगुलर। क्या बोलता हूं उसको मैं, सिंगुलर बोलता हूं। वही अगर a का डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर ये भी समझ आ गया, बहुत से भाई साहब ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, ये समझ आ गया ना, बस हो गया। अब 2-3 टॉपिक और बचे, बस उतने ही, बाकी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये भी समझ आ गया तो आगे देखते हैं एक स्पेशल प्रॉपर्टीज का क्या था ना। स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या था, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आगे जंप करते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट, ठीक है भैया, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो वो 3 है क्या, वो 3 सबसे मेन जो मैं बोल रखा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसको तो स्टार लगा दो भैया, इसको स्टार ही लगा दो। ठीक है, देखें पहला ये कि अगर मेरा 1 x स्क्वायर इस फॉर्म में दिया हो, 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, यहाँ पे x y z में कुछ वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे उसका स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा ना, वो होगा x y माइनस जेड और z माइनस एक्स होगा। इसको तो दिमाग में बैठा लो अच्छे से। ये इस फॉर्म में दिया 1 x स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z स्क्वायर, तो उस केस में ये बैठेगा। वैसे अगर बाय द वे क्यूब होता तो x यहाँ पे x क्यूब होता, 1 y क्यूब होता, 1 z क्यूब होता। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो बाकी सेम है, यहाँ अगर क्यूब होता तो उस केस में क्या होता, उस केस में होता x माइनस y माइनस z माइनस x। बस फर्क कितना होता है, x प्लस y प्लस z आ जाता है। ये मेरा क्या है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये जो तीसरा है, इससे तो हर बार जी मेंस एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा तो याद ही होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर कोई भी a b c a, वैसे ही सी ए बी दिया है ना। अगर मेरा डिटरमिनेंट ऐसा है ए बी सी, मतलब रिवर्स में देखो, फिर एक कम हो रहा है, इस केस में हो तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होगा माइनस ऑफ ए क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ab। इसको तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो। इससे 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 तो क्वेश्चन बनते ही हैं भाई साहब, इससे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। ये अगर चलो एक डिराइव करके देखते हैं। आप ये समझ आ गया, मैं इसको डिराइव करके एकदम पहले वाले को देखो कैसे इतना आ रहा है, ठीक है। तो देख लिए, ठीक है, देख लिए, आगे बता दो। देखो देखो अगर 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 मैं इसको देखूँ ना कैसे आ रहा है, तो भाई साहब एक काम करो, मैं कुछ भी करके ना इस तो ऑपरेशन लगा यहाँ जीरो करो तो पहले थोड़ा सॉल्व करना छोड़ा पड़ जाएगा। मतलब अगर इस तो ऑपरेशन लगाऊँ तो मैं एक काम करता हूँ, R2 पे मैं इधर जीरो चाहिए, तो भाई साहब R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू क्या होता है R3 माइनस R1। मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब ऑपरेशन लगाते कैसे, हमेशा याद रखना, अगर मेरे को जीरो करना है तो हमेशा उसके R1 से ही हम माइनस करते हैं, फिर प्लस करते हैं। उसके माइनस प्लस करने में जीरो आना चाहिए भाई साहब। इसी को जब बीटेक में करने आओगे ना, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जब बीटेक में जाओगे ना, बीटेक में जाओगे ना, बीटेक में जाओगे ना फर्स्ट ईयर, बीटेक में जाओगे ना फर्स्ट ईयर, तो मैथ्स में पढ़ोगे कौन सा, ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। वो भी बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कैसे करते हैं। देखो इतना आ गया। अब देखो यहाँ तो 1 यहाँ x यहाँ तो बचेगा, ऊपर तो सेम होगा। R2 यहाँ जीरो होना चाहिए, यहाँ जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अब माइनस हो रहा है ना, तो y माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, y माइनस एक्स। वैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। वैसे इसके लिए देखें तो z माइनस वाई आ रहा होगा। वैसे इसके लिए देखें तो जेड स्क्वायर सॉरी एक्स आना चाहिए ना, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x आएगा, माइनस जेड माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा इतना हो गया। तो देखो अगर इसमें से मैं कॉमन लूँ, तो अगर इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लूँ ना मैं, अगर इसमें से y माइनस एक्स कॉमन लूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 1x, ये तो सिमिलर रहेगा, 0 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1। देखो यहाँ से y प्लस एक्स बचेगा, यहाँ पे z प्लस एक्स बचेगा, और यहाँ में क्या कॉमन लिया, y माइनस एक्स, और एक लिया मैं z माइनस एक्स। अगर इसमें से इस रो में सेकेंड रो में से एक कॉमन लिया, क्या y माइनस एक्स कॉमन लिया, ये रहा, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक प्लस में एक माइनस में होगा, तो माइनस में तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, प्लस वाला, तो यहाँ प्लस वाला बचा। एज इट इज सेम, जेड माइनस एक्स कॉमन लिया, एक बचा। यहाँ पे एक माइनस एक प्लस में होता है क्योंकि स्क्वायर है, तो प्लस बच गया, ये मिला। अब क्या करें इसमें, अब क्या करें, अब एक काम करो, इसका और इसका क्या कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने में मेरे को क्या मिल रहा होगा, अगर इसको सॉल्व करूँ ना, इसको सॉल्व करूँ तो मेरे को z प्लस एक्स माइनस ऑफ y माइनस एक्स दिख रहा है, ये गया, बचा कितना, z माइनस वाई बचा। अब z माइनस एक्स को यहाँ उतार दो, मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को क्या मिल रहा है, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, और क्या बच रहा है, z माइनस वाई। अब एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन लूँ, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, माइनस वन अगर कॉमन लूँ मैं, तो भाई साहब ये माइनस तो प्लस हो रहेगा, ये माइनस होगा, ये भी प्लस हो रहेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो क्या बच रहा है, कुछ नहीं, ये तो वही बच गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको मैं सामने लाया ना, ये पीछे आ जाएगा, तो z माइनस एक्स, इसको एज इट इज रहने दो, बस इन दोनों का साइन माइनस कॉमन लिया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये मेरे को मिल रहा होगा। अगर ये भी अच्छे समझ आ गया तो आगे जंप करते बिना किसी देरी के। अब जो बताने वाला हूँ, अब जो आ रहे हैं, वो ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा कुछ पता नहीं होता, क्या पता नहीं होता यार, ये ग्रामर रूल होता क्या है, कैसे सॉल्व करते, भाई भारी भरकम तो ना है ना, कोई भरकम नहीं, एकदम पिद्दी सा है। देखो हैशटैग लिखते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल होता है क्या है, क्रैमर्स रूल कुछ भी नहीं होता है, जो 3 इक्वेशन दिया होता है, जैसे डबल इक्वेशन दिया होता है ना, लीनियर इक्वेशन, उसमें 3 दिया होता है, मतलब कैसा, ऐसा दिया होता है मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1z, और वैसे मेरे को यहाँ मिलता है a2x प्लस b2y प्लस c2z, वैसे मेरे को मिलता है a3x प्लस b3y प्लस c3z मिलता है, इक्वल्स मेरे को मिलता है d1 d2 d3, यहाँ कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है भैया। ये मेरा क्या है, इस फॉर्म में दिया होता है। अब मेरे को बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड का मेरे को वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है, एकदम बहुत बहुत आसान है। मतलब देखो, इसको डिटरमिनेंट मान लो, उसको डी मान लो, तो डी इक्वल्स टू क्या मेरा, मेरे को a1 a2 a3, वैसे b1 b2 b3, वैसे c1 c2 मेरे को c3 मिल रहा है। ये डी हो गया। अगर एक इसमें तीन चीज निकालना पड़ेगा, d1 d2 d3 निकालना पड़ेगा। अगर मेरे को d1 d2 d3 निकालना पड़ेगा तो भाई साहब d1 के लिए क्या होता है, कुछ नहीं, जो x वाला है ना, ये x वाला यहाँ a1 a2 a3, उसके जगह में d1 d2 d3 को यहाँ लाके पटक दो, बस इतना। d1 d2 d3 वैसे आएगा b1 b2 b3, वैसे आएगा c1 c2, यहाँ पे c3 आएगा। ये निकल गया क्या, d1 में निकल गया। वैसे अगर मैं d2 निकालने को बोलूँ ना, तो यहाँ a1 a2 a3, ये तो d2 की बात है, मतलब सेकंड वाले का b1 b2 b2, इसके जगह में d1 d2 d3 उठा के पटक दो, बस इतना तो काम कर ही सकते हो यार। c1 c2 c3 ये निकल गया। वैसे अगर मेरे को d3 निकालना हो तो इसके जगह रखना पड़ेगा d1 d2 d3 के बाद, तो लिख दो फिर a1 a2 a3 b1 b2 b3, यहाँ पे क्या आएगा d1 d2, यहाँ पे d3 आएगा। आ गया ये मेरा d1 d2 d3 और d निकल गया। अब मेरे को अगर x की वैल्यू चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए ना, तो d1 बाय d डिवाइड कर दो, y इक्वल्स टू क्या कर दो d2 बाय d कर दो। वैसे अगर z के लिए चाहिए तो d3 अपॉन d कर दो। इससे x y z का आराम से वैल्यू निकल जाएगा। इसमें कुछ केस होते हैं, वो केस क्या क्या है मेरे को यहाँ मिटाना पड़ेगा। इसमें भी कुछ केस होते हैं कि अगर d को 0 है तो d अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होता है। देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसको मैं इधर लिख देता हूँ चलो, ताकि साथ में इधर कवर है ना, लिख जाए। तो यहाँ पे मैंने जैसे बता रखा था, अगर x निकालना हो तो d1 बाय d हो, वही y निकालना हो तो d2 बाय d हो, वही अगर मेरे को z निकालना हो तो d3 बाय d कर दो, मिल जाएगा। अब मैं ये बोल रहा था अगर दो केस हो सकता है, अगर इक्वल टू 0 हो तो, अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो पहला ये दूसरा ये। तो अगर d इक्वल टू 0 है तो जो सॉल्यूशन होगा ना वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और नॉट इक्वल टू 0 हो तो उस केस में होता है या तो इनफिनिट सॉल्यूशन आता है, सॉरी इनफिनिट सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, इनफिनिट सॉल्यूशन आता है। लेट मी चेक एक बार देखना होगा मेरे, मैं सही बता रहा हूँ क्या। लेट मी चेक ओके। हाँ, तो इसमें दो केस बनते हैं, मैं देख के बताना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो अगर देखो डी नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो केस बनेंगे, ठीक है। वो दो केस बताता हूँ, वो दो केस क्या क्या है। तो दो केस ये हैं कि इसमें नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में अगर यहाँ पे इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 अगर नॉट इक्वल, अगर तीनों में 0 नहीं है तो उस केस में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है क्या, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। मैं क्या बोला, ये बोला कि भाई इनमें से d1 d2 d3 इसमें से अगर कोई भी 0 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा। वैसे इफ एटलीस्ट ऑल आर, मेरे ख्याल से अगर सारे ही, इफ यहाँ पे एटलीस्ट हटा दो, यहाँ पे d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू क्या 0, अगर तीनों ही 0 हैं तो उस केस में इनफिनिट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, इनफिनिट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन आता है। मैं सही बोल रहा हूँ क्या, हाँ नो सॉल्यूशन आता है। इतना तो याद कर सकते हो, कितना तो याद कर ही सकते हो। अब देखो ये समझ आ गया। इससे भी एक और आता है, जैसे कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वो भी सारे देख लो, थोड़ा छोटा लिखूंगा समझ आ जाएगा। अगर कंसिस्टेंट है ना, अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो तो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो सॉल्यूशन मिल रहा होगा वो मेरे को मिल रहा होगा यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा, पहला। दूसरा ये, अगर मेरे को बोले इनकंसिस्टेंट है तो, अगर मेरे को बोले इनकंसिस्टेंट है तो उस केस में इसका सॉल्यूशन होगा डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को नो सोल्यूशन मिलेगा, एंड इन्फिनेटली सोल्यूशन मिलेगा नो सोल्यूशन, और इन्फिनेटली माइनस सोल्यूशन मिलेगा। सेकंड, अगर थर्ड में क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है। थर्ड क्या होता है, होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो उस केस में ऑल कांस्टेंट आर जीरो। अच्छा, ऑल कांस्टेंट आर जीरो कहने का मतलब ये है क्या, जो D1 D2 D3 ना, अगर ये तीनों जीरो हैं, तो क्या होगा, होमोजीनियस होगा। क्या होगा, होमोजीनियस हो रहा होगा, वही बोलना चाह रहा है। चौथा, एक होता है ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल में क्या होता है, जो x1 x2 और जो x1 x2 बोलता हूँ, x y z का वैल्यू है ना, अगर तीनों जीरो हैं तो क्या होगा, ट्राइवल होगा। और नॉन ट्राइवल क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तीनों ही क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, फिर एक भी जीरो के बराबर नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है। आया क्या, एक बार हट जाता हूँ, देख लो, फिर आगे देखते हैं आगे क्या। हाँ, इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद देखते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। इसके बाद खत्म, देखते हैं, कॉपी कर लो, कर लिया तो बहुत बढ़िया। अब आगे देखें लास्ट क्या बचता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब कैले हैमिल्टन थ्योरम ये बोलता है, वो हमेशा एप्लीकेबल तब होगा जब जो मेरा ऑर्डर है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 2x2 3x3 अगर है, तभी कैले हैमिल्टन थ्योरम में लगाना पसंद करूंगा और तभी यूज हो सकता है। नाम क्या भैया, कैले हैमिल्टन थ्योरम है। तो कैले हैमिल्टन क्या बोलते, कुछ नहीं होता, अगर मेरे को डिटरमिनेंट दिया है ना, एक फॉर्मूला होता है, फिर बताओ डिटरमिनेंट क्या दिया है मेरे को, लैम्डा आई इक्वल टू होना चाहिए 0। ये ए जो है ना, ए है मेरे को डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 दे रखा है, ठीक है भैया। अच्छा, अगर मेरे को बोलते हैं कैले हैमिल्टन मेरे को निकालना, ये बेसिकली ये इनवर्स निकालने में काम आता है। क्या निकालने में आता है, इनवर्स निकालने में काम आता है। इनवर्स क्या हो रहा होगा ऐसा करके, ठीक है। देखें क्वेश्चन तो समझते हैं, अगर मेरे को ए डिटरमिनेंट दे रखा है, मेरे को बोलते हैं इनवर्स निकालो, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान सा है, खुद बोलोगे यार। देखो मेरे को ए का लगा, वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4 कर दिया माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आई मतलब ये तो ट्रू क्रॉस ट्रू का है ना, तो ट्रू क्रॉस ट्रू के लिए क्या बनता है, 1 0 0 1 बनता है, बिल्कुल बनता है। अब ये मेरे ख्याल से इसको जब आगे सॉल्व करूं, ये क्या 1 माइनस लैम्डा बन रहा होगा, यहाँ पे 2, ये वैसे ही, ये तो 0 हो गया, तो ये तो 3 होगा, ये क्या रहेगा 4 माइनस लैम्डा बन रहा होगा। यही मेरा क्या है, मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे, जैसे सिंपल है, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे गुणा करें, अगर इसका इससे गुणा करें तो मेरे को बन रहा होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 5 लैम्डा प्लस ऑफ 4 बन रहा है, माइनस अब कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, ठीक है भैया। तो ये मेरे को कितना मिल गया, ये कितना मिल गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ये कितना बचेगा, माइनस को 2 दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करो, लैम्डा के जगह में ना ए सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जब ए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, मतलब क्या, आइडेंटिटी, ठीक है भैया, ये मेरे को मिल रहा होगा। अब क्या करो, हो गया क्या, नहीं मेरे को निकालना है क्या, ए इनवर्स चाहिए ना। अब एक काम करो, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, गुणा कर दो। अब क्या करें, गुणा कर दें तो भैया ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए इंटू ए इनवर्स माइनस 2 ए इनवर्स हो रहा होगा। अगर आई के साथ इनवर्स गुणा करें तो इनवर्स ही आता है ना। तो देखो ये क्या मेरे को मिल रहा है, ए मिल रहा है, साथ में क्या मेरे को 5 मिल रहा है, अच्छा 2i ना, यहाँ आई आएगा, और यहाँ क्या मेरे को मिल रहा होगा, 2a इनवर्स मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये मेरे को ये निकालना था ना। अब देखो इसको उधर ले आओ, तो क्या मेरे को मिला, a माइनस 5i इक्वल्स टू क्या मेरे को मिला, 2a इनवर्स मिला। इसको इक्वल्स टू उधर ले आया, तो मेरे को 5i इक्वल्स टू 2a इनवर्स लिख रहा है। अब इस 2 को नीचे डिवाइड में ले आओ, a माइनस 5i अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या, a इनवर्स, बस हो गया, वैल्यू पुट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। ए के जगह में क्या रखना,
ये रखना, जिसको जब सॉल्व करें कितना आएगा, सॉल्व कितना आएगा 4 माइनस कितना आएगा 6 आएगा, कितना आ गया -2 आ गया, -2 यहाँ रख दो, -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मतलब कितना 1 0 0 1 रख दो अपन कितना 2 = इनवर्स। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से वैल्यू आ जाएगा किसका इनवर्स का। तो ऐसे आराम से क्या सॉल्व किया जा सकता भाई साहब, कैलकुलेशन बस इतना था। अगर स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर सब कुछ समझ आए तो आराम से क्वेश्चन फोड़ दोगे जेईई मेंस के, साथ में एडवांस के भी कर सकते हो। तो हमेशा की तरह अभी के लिए इतने करते हैं यार, और सेकंड पार्ट पे क्या लाएंगे, पीवाईक्यू प्रॉब्लम लाएंगे सॉल्व, तब तक के लिए लगे रहो।